दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों सबसे पहले सिक्किम के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यह जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार भारतीय संघ में सिक्किम का विलय हुआ। दोस्तों आप सभी को पहले मैं ये बता दूं कि प्राचीन काल में इस सिक्किम क्षेत्र में किरात वंशियों का शासन था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब तिब्बत से बौद्ध भिक्षुओं का पलायन हुआ और इस क्षेत्र में जब वो आकर के बसे, तब से सिक्किम सबकी नजर में आने लग गया और देखा जाए तो एक प्रकार से अस्तित्व में आने लगा। दोस्तों समय है 8वीं सदी का, जब तिब्बत के एक बौद्ध गुरु रिम्पोंचे का एंट्री सिक्किम में होता है और वह इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ही आए थे। दोस्तों सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा समुदाय जो कि पहले से ही सिक्किम में निवास करते थे, इन बौद्ध भिक्षुओं के आने पर अपने धर्म को इनने परिवर्तित करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो वह अपने धर्म को परिवर्तित करके बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। दोस्तों सन 1642 में नामग्याल वंश के 5वें वंशज फुनसोंग नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षु के साथ सिक्किम के प्रथम राजा, जिसे चोंग्याल के नाम से भी जाना जाता है, वह पहले बनाया गया। कहा जाए सबसे पहले ये सिक्किम के शासक बने। दोस्तों इस प्रकार सिक्किम में राजतंत्र की स्थापना हुई और जिसकी राजधानी युक्सोंग थी। दोस्तों भूटान ने भी कई आक्रमण सिक्किम पर किए, परंतु तिब्बत ने सिक्किम की सहायता की। दोस्तों 1717 से 1733 के बीच मध्य में कई प्रकार के आक्रमण सिक्किम को सहन करने पड़े, जिसमें नेपाल और भूटान ने कई आक्रमण किए और जिसके फलस्वरूप सिक्किम की राजधानी रबदेन से अंततः उसका पतन हुआ। 1791 में चीन ने सिक्किम की मदद के लिए और तिब्बत को गोरखाओं से बचाने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसके साथ ही सिक्किम किंग वंश का किम साम्राज्य, जिसका साम्राज्य चीन में था, उसका एक अंग बनकर के सिक्किम उभरा। दोस्तों इसी दौरान भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसके कारण सिक्किम ने गोरखाओं को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से एक फ्रेंडशिप की और ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगते हुए यह कहा कि किसी भी प्रकार ये गोरखाओं से युद्ध किया जाए। और फलस्वरूप देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं से डायरेक्टली विधिवत रूप से युद्ध करना चालू किया। दोस्तों जो एकीकरण का अभियान गोरखा सैनिकों ने चलाया था और जिसके साथ ही सिक्किम के 2/3 क्षेत्र पे एक प्रकार से यूनिफिकेशन नेपाली गोरखा सैनिकों ने कर दिया था। और इसी दौरान जब गोरखाओं की लड़ाई अंग्रेजों से हुई, जो कि सिक्किम के राजा ने अंग्रेजों को बुलाकर के यह कहा था कि किसी भी प्रकार से गोरखाओं से लड़ाई करके उनके क्षेत्र को आज़ाद करवाया जा सके। और इसी के फलस्वरूप 1816 की अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में सुगौली संधि हुई, जिसके अनुसार सिक्किम के उस 2/3 क्षेत्र को नेपाल को छोड़ना पड़ा और इसी क्षेत्र को पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखा और उसके बाद 1817 में तितालिया की संधि के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्किम के उस 2/3 क्षेत्र को, जो कि नेपाल के शासन में था, उसे डायरेक्टली सिक्किम को दे दिया। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर अगर शासन करता है, तो जो शासन करने वाला देश है, उस शासक वर्ग जिस क्षेत्र में वो शासन कर रहा है, वहाँ के लोगों में उस कल्चर का काफ़ी इम्पैक्ट आता है। उसी प्रकार सिक्किम में लेप्चा, तिब्बती और नेपाली ट्रेडिशन देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों जब गोरखाओं से लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने जब सिक्किम के राजा और सिक्किम के लोगों की मदद की थी, इसी दौरान अपने कुछ फ़ायदे के लिए जब दार्जिलिंग अंग्रेजों ने मांगा सिक्किम के शासक से, तब सिक्किम के शासक यह कह करके उनको वो क्षेत्र देने की मांग की, दार्जिलिंग देने की मांग की कि सालाना 6000 रुपये आपको देने रहेंगे। तो जिस कारण पहले शुरुआत में अंग्रेजों ने यह तो दिया, पर उसके बाद उनने सिक्किम को 6000 रुपये देने से मना कर दिया, जो कि एक प्रकार से इनकी ट्रीटी का वायलेशन था। दोस्तों आप सभी को तो ये पता ही होगा कि अंग्रेज जिसका भी सपोर्ट लेते थे और जिसके साथ रहते थे उसी के साथ दगाबाजी करते थे। तो ये हमें अपने इतिहास में देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सिक्किम के साथ भी दगाबाजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी।
शुरुआत में जब 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस तर्क से सिक्किम का भारत में विलय करना मना कर दिया कि दुनिया यह कहेगी कि भारत जिस प्रकार आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद तुरंत ही वह विस्तारवादी नीति को अपनाने लग गया। इस कारण सिक्किम का स्टार्टिंग में ही विलय नहीं हुआ। अब देखते इसके साथ ही दोस्तों भारत और सिक्किम एक पीस ट्रीटी के साथ सामने आए। 1950 के आसपास सिक्किम और इंडिया ने पीस ट्रीटी की, जिसके अंतर्गत सिक्किम के फॉरेन पॉलिसीज, सिक्किम की रक्षा नीतियों को भारत मॉनिटर करेगा और देखा जाए तो भारत ही जो भी डिसीजन दे उस हिसाब से उनको पॉलिसीज बनानी रहेगी। और इसके साथ ही सिक्किम की जो नेशनैलिटी है, सिक्किम का जो कंट्री वाइज जो स्टेटस है पूरी दुनिया में, उसको मान्यता भारत देगा। दोस्तों भारत की आज़ादी के बाद भारत और सिक्किम के संबंध उसी प्रकार बने जिस प्रकार भूटान और भारत के बने थे। और कह सकते हैं दोस्तों भूटान की भी फॉरेन पॉलिसीज, भूटान की भी जो रक्षा पॉलिसीज होती हैं वो भी भारत ही निर्धारित करता है, और जिसके विपरीत में भूटान एक नेशन है, एक कंट्री है, ये भारत उसको मान्यता देता है। तो इसी प्रकार की पॉलिसी सिक्किम और भारत के रिलेशन के बीच में भी रखी गई थी। दोस्तों समय बीतता गया, इसके बाद ही सिक्किम के 12वें चोंग्याल पेल्डेन थोंगडुप नाम, इन्हें ऐसा लगा कि अब भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे हैं और जो एक इंटरफेरेंस जो सिक्किम में देखने को मिल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और देखा जाए तो सिक्किम के शासक सिक्किम को अच्छी तरीके से अपने हिसाब से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे और चोंग्याल को ऐसा लगने लग गया था कि शायद वह और उनके शासक वर्ग पूरी तरीके से भारत की एक कठपुतली के रूप में ही काम करने लग गए हैं, जो कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों भारत सरकार और भारतीय सुरक्षा एजेंसी के कान तब खड़े हो गए जब उन्हें पता चला कि सिक्किम के जो शासक हैं चोंग्याल, उनका विवाह अमेरिकी मूल की होप कुक से विवाह कर लिया और वह आधिकारिक रूप से सिक्किम की महारानी बन गई। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसी का यह मानना था कि चोंग्याल की जो वाइफ थी, जो सिक्किम की महारानी थी, उनको अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी CIA ने डायरेक्ट प्लांट किया था सिक्किम में कि वो पूरी तरीके से अमेरिकन सपोर्ट के अनुसार, अमेरिकन इंटरेस्ट के अनुसार काम कर सके। देखा जाए तो इसी समय के दौरान सिक्किम की महारानी होप कुक कई प्रकार के आर्टिकल्स लिख रही थी। वो सिक्किम की आज़ादी की बात करती थी, सिक्किम की इंडिपेंडेंसी की बात करती थी। कहा जाए तो वह यह सोच रखती थी कि सिक्किम एक अलग देश है, उसको एक अलग देश ही रहना चाहिए, किसी भी सेकेंड पार्टी या कोई दूसरे देश के साथ विलय करना सही नहीं होगा, ये उनका मानना था। तो बस यही समय था जब भारतीय सरकार ने सिक्किम के प्रति अपनी विदेश नीति बदली और यह पूरा का पूरा प्रकरण 180 डिग्री घूम गया, जिसके अनुसार वह अब सिक्किम को एक राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि सिक्किम को एक स्टेट के रूप में भारत के संग में मिलाना चाह रहे थे। भारत सरकार ने उसी प्रकार की कार्रवाई करने का मन बनाया जिस प्रकार की कार्रवाई चीन ने तिब्बत के ऊपर की थी। परंतु इन सब स्थिति के बावजूद भी सिक्किम के चोंग्याल सिक्किम को एक अलग देश के रूप में ही रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि सिक्किम को इंडिपेंडेंट अपने ही एक देश के अनुरूप चलाया जाए, वो ना कि चाइना के पास जाए, ना कि भारत के पास जाकर के मिले। वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश के शासक के रूप में ही देखते थे और उसी हिसाब से देश को चलाना चाह रहे थे। परंतु इसके विपरीत दिल्ली में इंदिरा गांधी सरकार ने किसी भी प्रकार से सिक्किम को भारतीय संघ में विलय कराने का ही मन बना लिया था पूरी तरीके से। और दोस्तों जिसके फलस्वरूप 6 अप्रैल 1975 को सिक्किम के चोंग्याल को अपने राजमहल के बाहर भारतीय सैनिकों की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और जिसके साथ ही साथ भारतीय सेना ने सिक्किम के चोंग्याल के पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया और 243 गार्ड को पूरी तरीके से उनके ऊपर काबू पा लिया, जिसके बाद सिक्किम की आज़ादी ही समाप्त हो गई और चोंग्याल जो कि सिक्किम के शासक थे उन्हें उनके महल में ही नज़रबंद करके रख दिया गया। तो इस पूरे रोड मैप को तैयार करने के लिए भारत सरकार ने अपने एक अंडरकवर एजेंट को, जिनका नाम है अजीत डोभाल, जो कि आज भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इनको यह बीड़ा सौंपा कि किसी भी प्रकार से सिक्किम का विलय भारत में हो और यह अंदरूनी रूप से ही कार्रवाई में लग गए थे। और जिसके साथ ही सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी लेंदुप दोरजी को, जो कि भारत के ही समर्थक लीडर थे, इन्हें सत्ता में लाने का प्रयास किया गया।
दोस्तों कहा तो ये जाता है कि सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया था, जिसके साथ ही परिणाम में 97.5% लोगों ने सिक्किम को छोड़ करके भारत में शामिल होने का वोट किया था। परंतु दोस्तों मेरा ऐसा मानना है यह सिर्फ दुनिया को दिखाने का ही एक प्रोपेगेंडा था, और साथ में यह भी सोचना बहुत मुश्किल वाली बात है कि इतनी जल्दी किसी भी देश में जनमत संग्रह कैसे किया जा सकता है। 5 दिन के अंदर जनमत संग्रह कैसे किया जा सकता है, यह एक प्रकार से देखा जाए तो यह फिक्स्ड भी हो सकता है। और यह फिक्स्ड जनमत संग्रह दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए ही था दोस्तों, जिसमें किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं थी दोस्तों। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उस एक्टिविटी के बाद, जो कि चोंग्याल राजा को कब्जे में लेने के बाद जो एक्टिविटीज़ की गई थी भारतीय सेना के नेतृत्व में, उस एक्टिविटी को साफ करने के लिए ही यह स्टेप्स भारत सरकार के द्वारा लिए गए थे। और दुनिया की नज़र में ये बताया गया कि रेफरेंडम करा करके, जनमत संग्रह करा करके सिक्किम को भारत में जोड़ा गया है। दोस्तों इसी के साथ ही सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाने के लिए 23 अप्रैल 1975 को संविधान संशोधन बिल लोकसभा में रखा गया, और जिसके साथ ही 299 मतों के साथ यह बिल लोकसभा में पारित हो गया। और इसी के साथ यह बिल 26 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हो गया, और 15 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा हस्ताक्षर के बाद, जिसके साथ सिक्किम के नामग्याल वंश का शासन समाप्त हो गया। और इसी के साथ ही सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री काजी लेंदुप जोरजी को बनाया गया। दोस्तों यह थी कहानी किस प्रकार सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया, और जिसके साथ वैश्विक मंच पे देखा जाए तो चीन, अमेरिका और नेपाल ने इस विलय को गैरकानूनी करार दिया था उस समय। दोस्तों अब आते हैं अपनी ओपिनियन की तरफ। दोस्तों भारत को यह समझना होगा कि मित्रता और सुरक्षा अपनी आज़ादी के साथ दूसरे की आज़ादी को कायम रखकर ही बरकरार की जा सकती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और साथ में अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे और बात करनी है तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।